हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूफ टेरेस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है डेड लोड, विंड लोड एंड लाइव लोड के बारे में आपको कैलकुलेट करना है। रूफ टेरेस पर बेस्ड ये सेकंड न्यूमेरिकल है। इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल बना चुके हैं जिसमें आपको डिजाइन विंड प्रेशर वहाँ कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रूफ ट्रस, ए पैरेट रूफ ट्रस है रिक्वायर्ड फॉर वर्कशॉप बिल्डिंग विथ फॉलोइंग डिटेल्स। फॉलोइंग डिटेल्स है यहाँ पर सामने आपके कि स्पैन दिया हुआ है 30, स्पैन दिया हुआ 10 मीटर का, स्लोप है 30 डिग्री, स्पेसिंग 4 मीटर का है एंड एसी सीट का जो रूफिंग है ये आपको 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। पर्लिन ट्रस इस सबका वेट दिया हुआ है, डेड लोड दिया हुआ है। इसका लोकेशन दिया हुआ है दिल्ली का है। इसका हाइट ऑफ एफ दिया है 5.5 मीटर का। K1 K2 K3 की कोफिशिएंट दे दिया और भी दे दिया है। डिजाइन विंड स्पीड भी आपको दे दिया है। अगर ये नहीं देता तो हमें कोड से वैल्यू को उठाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं जो इसमें आपको डिटेल्स दिए हुए हैं उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग में किस तरह से हम इसको रूफ ट्रस को पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो स्पैन दिया है 10 मीटर का। जैसा कि रूफ ट्रस आपके सामने एक बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। स्पैन 10 मीटर का है, मतलब कि ये टोटल लेंथ जो है स्पैन का, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 मीटर का दिया हुआ है। तो 5-5 मीटर दोनों हाफ हाफ हो गए। 30 डिग्री इसका दिया हुआ है आपको। हाँ, स्लोप एंगल, तो स्लोप एंगल यहाँ से 30 डिग्री हमने इसको मेंशन करा है। ठीक है, अब इससे स्पैन में और क्या दिया हुआ है, इसको स्पेसिंग 4 मीटर का दिया हुआ है। देखिए स्पेसिंग कहाँ का है, स्पेसिंग है कि जो एंगल बना हुआ है, जो ट्रस का ये लोहे का जो एंगल बना हुआ है, इसके पीछे जो दूसरा ट्रस है उसके बीच का स्पेसिंग। जैसे ये डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, समझाने का कोशिश किया है कि सपोज ये आगे का फ्रंट पार्ट है एंड इसके पीछे जो दूसरा वाला एंगल है, यहाँ पर इसका ये सेकंड पार्ट है। तो एक ट्रस से दूसरे ट्रस का जो बीच का ये दूरी है, ये हमें दिया हुआ कितना, 4 मीटर का। ठीक है, ये 4 मीटर का दिया हुआ स्पेसिंग एंड स्पेसिंग हो गया। और आगे का जो स्पैन है, इसका जो स्पैन है ये आपको 10 मीटर का दिया हुआ है। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये आपको 10 मीटर का ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब करना क्या है इसमें, तो देखिए इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि डेड लोड, विंड लोड और लाइव लोड कितना ज़्यादा इस पर अप्लाई होगा, उस चीज़ को कैलकुलेट हमें करना है। तो उससे पहले हमें इस ट्रस में हमें पर्लिन प्रोवाइड करना पड़ता है। पर्लिन क्या होता है, पर्लिन ये चीज़ है कि इस ट्रस को आगे वाले जो ट्रस है, इसके पीछे जो ट्रस है, जिस हॉरिजॉन्टल बीम से जोड़ते हैं, जैसे इस ट्रस को इस हॉरिजॉन्टल बीम से यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कुछ चाहिए हॉरिजॉन्टल बीम, एक यहाँ से हमने इसको ऐड किया ताकि दोनों में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस हॉरिजॉन्टल बीम को हम लोग पर्लिन कहा जाता है। ठीक है, इसको पर्लिन कहेंगे। जैसे इस ट्रस से इसको जोड़ना होगा तो इसको हम लोग पर्लिन कहेंगे। ये क्या होगा, ये हमारा पर्लिन होगा। तो ये पर्लिन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ पर्लिन यहाँ पर लगेंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में और लास्ट में एक तो ये फिक्स रहता है, इसका कनेक्टर देना पड़ता है सपोर्ट, कि जहाँ पर ये पर्लिन जा करके ये ऐड होगा तो एक सपोर्ट हमें शुरू में देना पड़ता है और एक सपोर्ट हमें लास्ट में देना पड़ता है। ठीक है, एक सपोर्ट शुरू में, एक लास्ट सपोर्ट, क्योंकि इसके बिना तो ये ऊपर का जो सीटिंग वाला काम है ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर का टॉप देख रहे हैं इसको राफ्टर कहा जाता है। राफ्टर यानी कि सीटिंग इसी के ऊपर में होती है, चाहे तो एसी सीट या फिर जीआई सीट हम लोग यहाँ पर इस पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पर्लिन हम लोग कहाँ लगाएंगे, पर्लिन कितना लगाएंगे ये हम पे डिपेंड करता है कि जितने आपको स्पैन है, इस स्पैन लेंथ पर डिपेंड करेगा कि पर्लिन आप कितना यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 5 मीटर का स्पैन है, इस 5 मीटर को अगर हम 2 पार्ट में बांटें, जैसे 2 पार्ट मतलब कि 3 स्पैन इस तरह का होना चाहिए कि 2 मीटर से ज़्यादा, 2.5 मीटर से ज़्यादा, हम जनरली 2 मीटर से ज़्यादा हम इसको रखते नहीं हैं, क्योंकि फिर इसमें डिफ्लेक्शन आने के चांसेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि 2 मीटर से कम ही हो। तो इस 5 मीटर स्पैन को हम सपोज 3 स्पैन में बांट दिए। ठीक है, अगर 2 में बांटते हैं तो आधा आधा 2.5 मीटर का होता, तो 2.5 मीटर बहुत ज़्यादा स्पैन हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसको 3 स्पैन में बांट दिए। तो 3 स्पैन में बांटिए तो कितना का आगा, 5 मीटर को आप 3 से डिवाइड दीजिएगा तो लगभग 1.66 मीटर में आ जाता है। ठीक है, 1.66 मीटर में आ जाता है। तो इसको 1.67 जनरली हम इसको यूज कर लेते हैं कि 1.67 यानी कि 1670 में एक स्पैन का आपको डिस्टेंस यहाँ पर मिल गया। 1670 के बीच में बांट दिया इसको, तो ये आपको एक स्पैन हो गया। और तीसरा भी हमने बांट दिया इसको 1670 इस तरह से इसको डिवाइड करना है। आप फ्री हैं डिवाइड करने के लिए, अगर स्पैन ज़्यादा हुआ तो आप इसे ज़्यादा स्पैन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर
जहाँ पर इसमें स्पैनिंग हमने किया हुआ है इसके जस्ट ऊपर हम लोग एक वर्टिकल सपोर्ट देंगे, जहाँ पर ये पर्लिन को हम लोग अटैच करेंगे। तो एक पर्लिन यहाँ पे लगेगा, एक पर्लिन आपको यहाँ पे लग गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एक वर्टिकल सपोर्ट अटैच करेंगे, एक यहाँ भी। तो इसके बीच का भी डिस्टेंस वही होगा 1.67 मीटर। तो एक पर्लिन आपको यहाँ पे लग गया एंड एक पर्लिन यहाँ लग गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमको टोटल एरिया निकालना होगा। हमें टोटल पर्लिन भी पता चल गया, पर्लिन का डिज़ाइन भी हमने कर लिया, कितने नंबर ऑफ पर्लिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल एरिया। देखिए एरिया क्या करेंगे, एरिया हम दो तरह से निकालते हैं। सबसे पहले ये जान जाए कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है इसमें हमको कैलकुलेट करना है क्या, डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड। ये तीन तरह के लोड को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो डेड लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू दिया हुआ है किसका, एसी सीट का, पर्लिन का और ट्रस का। डेड लोड होता क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट जो होता है वही डेड लोड होता है। इस स्ट्रक्चर में सेल्फ वेट किसका होगा, एक तो होगा जो सीटिंग किया हुआ ऊपर उस सीट का वेट, इसमें जो पर्लिन लगे हुए उस पर्लिन का वेट, एंड जिस एंगल पर ये ट्रस जुड़ा हुआ है, जिस एंगल पर सीटिंग की हुई है उसका वेट। तो तीनों का आपको डेड लोड दे दिया है, पर मीटर स्क्वायर में है, पर मीटर में है। अगर हम टोटल एरिया और टोटल लेंथ निकाल लें तो हमको टोटल डेड लोड यहाँ से मिल सकता है। तो टोटल एरिया निकालेंगे किसका, पहले प्लान एरिया निकाल लेते हैं। प्लान एरिया कितना होगा, तो 10 मीटर का वाइड है और स्पेसिंग कितना है, 4 मीटर का है। देखिए ये 10 मीटर का वाइड है और स्पेसिंग कितना है, 4 मीटर का है। तो टोटल प्लान एरिया जो होगा, टोटल प्लान एरिया जो होगा 10 इंटू 4 इजिकल टू 40 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 40 मीटर स्क्वायर का बन जाएगा। और टोटल इंक्लाइंड एरिया कितना होगा, इंक्लाइंड का मतलब कौन सा हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ एसी सीट लगने हैं, जहाँ पर एसी सीट का मतलब हम इधर आप समझ रहे होंगे कि जो कराकट होता है लोहे वाला उसको एसी सीट कहा जाता है। हमने इसका तो एरिया निकाल दिया, ये हमको 10 मीटर का स्पैन दिया था और ये 4 मीटर, तो 10 इंटू 4 इस टोटल का एरिया में निकल गया। अब हमें सिर्फ उसका एरिया निकालना है जहाँ पर ये कराकट लगा हुआ, मतलब कि इसका एरिया हमें निकालना है, इसका, ठीक है, जिसको हमने शेडिड किया है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में क्या ये लेंथ हमें मिल सकता है। देखिए एक लेंथ तो हमें है 4 मीटर ये लेंथ हमारे पास है 4 मीटर का। 4 मीटर को अगर हम ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम नाम करें ओ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से भी हमको एरिया इसका मिल सकता है। ओ ए क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ से हमें क्या पता है, अगर इसको हम परपेंडिकुलर कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर का। ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू में दी हुई है कितना, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना होगा। ओ से ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओ से ए के लिए यानी कि ये डिस्टेंस हमें अगर निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। हमें ये हाइपोटेनस की वैल्यू पता है और बेस पता है, तो हम यहाँ से हम ये हाइपोटेनस निकालना और बेस पता है तो क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस है 5 मीटर डिवाइड बाई हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बट्टे में कॉस 30, यानी कि इसको जब सॉल्व किए तो आ गया हमको 5.77 मीटर का। तो ये जो आपको इंक्लाइंड एरिया हो गया एच, यानी कि ये ओ ए की वैल्यू, एच नहीं लिखे आप हाइट में कन्फ्यूज कर जाएंगे, तो ओ ए का जो वैल्यू आया ये आ गया 5.77 मीटर का। अब हमें एरिया इसका लेना है तो क्या करेंगे, इस ओ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 4 मीटर से। तो इंक्लाइंड एरिया टोटल कितना आ गया, 5.77 इंटू में 4, ये कितना हो जाएगा 46.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल प्लान एरिया और टोटल इंक्लाइंड एरिया। ये अब एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डेड लोड निकालना है, ठीक है। डेड लोड टोटल हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें ये बताइए टोटल लेंथ ऑफ पर्लिन कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ पर्लिन कितना होगा। तो देखिए पर्लिन कितना है, 1 2 3 4, 4 पर्लिन यहाँ है और 4 पर्लिन इसके अपोजिट साइड में आ गया, 1 2 3 4, 4 पर्लिन यहाँ पर आ गया। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 8 पर्लिन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपको एरिया मिला है ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके मिला है, यानी कि 5.77 इंटू 4 इंटू 2 किया है तब जा करके मिला है। मैं ये बताना भूल गया, इंटू 2 यानी कि एक इंक्लाइंड एरिया यहाँ का और एक इंक्लाइंड एरिया यहाँ का, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ये आया हुआ है 46.12 का।
ठीक है। तो टोटल टोटल परलिन का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। परलिन कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 4 यहाँ का 8 परलिन हो गए। और परलिन का लेंथ कितना हो गया एक परलिन का लेंथ कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का। तो एक परलिन का लेंथ हमारे पास 4 मीटर का है, तो 8 परलिन का लेंथ कितना हो गया, 32 हो जाएगा। तो टोटल टोटल लेंथ ऑफ परलिन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 परलिन चाहिए था और एक परलिन का लेंथ है 4 मीटर का, ये हो गया 32 मीटर के लिए। ठीक है, ये हो गया कितना, तो 32 मीटर के लिए। अब हमको डेड लोड अब हमें कैलकुलेट करना है। हम इजीली डेड लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए डेड लोड हमें क्या दिया, एसी सीट के लिए 160 न्यूटन पर मीटर। तो डेड लोड फॉर एसी सीट इज इक्वल टू 160 न्यूटन है, 160 न्यूटन है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। हमारे पास में 160 न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। हमारे पास कितना एरिया है एसी सीट के लिए। एसी सीट कहाँ लगेगा, क्या प्लेन एरिया पे लगेगा या इंक्लाइंड पे लगेगा, हमेशा इंक्लाइंड पे लगता है एसी सीट। ठीक है, जहाँ छत जाए वहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर हम एरिया पे लगाएंगे। तो 160 इंटू 46.12। ठीक है, एसी सीट यहाँ पर हमने लगा दिया। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते कितना आ रहा है, 160 इंटू 46.12, ये हो गया 7379.2 न्यूटन में आ गया। ठीक है, अब फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, डेड लोड फॉर एसी सीट के लिए हो गया, डेड लोड फॉर परलिन एंड इंक्लाइंड एरिया तो आ गया। अब करेंगे किसके लिए, तो वेट फॉर परलिन दिया है, वेट फॉर ट्रस दिया हुआ है। परलिन के लिए निकालते हैं, डेड लोड फॉर परलिन ये दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। एक मीटर के लिए 100 न्यूटन हमें दिया हुआ है वेट। तो हमारे पास टोटल कितना मीटर है, तो 32 मीटर का है। यहाँ पर हो जाएगा 32 इंटू में 100, ये हो गया 3200 न्यूटन। एंड लास्ट वन डेड लोड फॉर ट्रस यानी कि वेट उसका बताइए जो कि जिस एंगल पर ये कनेक्टेड है। तो डेड लोड फॉर ट्रस हो जाएगा कितना, डेड लोड फॉर ट्रस हमें दिया हुआ कितना, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ये बताइए कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किस पर, इसका एरिया किसका लेंगे, तो प्लान एरिया लेंगे। 100 इंटू प्लान एरिया आ गया 40, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 न्यूटन पर न्यूटन, 4000 न्यूटन। यानी कि टोटल डेड लोड की बात करें, टोटल डेड लोड सबको जोड़ देंगे, 79.2 एंड 3200 एंड आ गया 4000। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, तो कितना आता है, देखिए प्लस में 3200 प्लस 4000, तो ये आ गया 14579.2 न्यूटन। ये हमको आ गया क्या, टोटल डेड लोड। अगर आपसे पूछता है टोटल डेड लोड नहीं पूछ करके कहेगा डेड लोड फॉर इच पैनल पर बताइए डेड लोड कितना होगा। तो देखिए पैनल कितना लग रहा है, तो पैनल जो हमारे 1 2 3 यहाँ 4 5 6 7, यानी कि टोटल पैनल हमारे पास कितना लगेगा। अगर इन दोनों को हम छोड़ दें कि बीच में यहाँ पर एक लोड लगता है, डेड लोड चाहे लाइव लोड लगेगा, तो बीच में एक अप्लाई होगा, एक यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हाफ और यहाँ पर हाफ, तो टोटल मिला के 6 होगा। इसको 6 से डिवाइड दे देंगे, तो इसको 6 से अगर हम डिवाइड दे देते हैं 2429, यानी कि 2430 लगभग आ रहा है, 2430 न्यूटन डेड लोड हो जाएगा। डेड लोड एट ईच पैनल PANNEL, ठीक है, एट ईच पैनल, ठीक है, 2430 हो गया एट ईच पैनल पे। यानी 2430 यहाँ पर लोड आपके लगेगा, 2430 यहाँ पर लगेगा, 2430 यहाँ लगेगा, 2430 यहाँ लगेगा। सिमिलरली 2430 यहाँ लगने वाला है और 2430 यहाँ लगने वाला है, तो ये 5 हो गया। 2430/2 यहाँ लगेगा, 2430/2 यहाँ लगेगा। ये डिस्टेंस हाफ पर होता है, इसलिए हाफ यहाँ पर लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डेड लोड यहाँ पर समझ में आया होगा कि डेड लोड को कैसे हमने कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं लाइव लोड का, लाइव लोड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। लाइव लोड के लिए जो है आप लाइव लोड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 75 - 20 इंटू थीटा - 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। जहाँ थीटा आपको स्लोप एंगल होगा, तो स्लोप एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, कितना स्लोप एंगल है 30, तो 75
नहीं 750 होता है ये, 750 माइनस 750 माइनस 20 इंटू 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 750 माइनस 20 इंटू में 20 यानी कि 750 में से ये 400 चला जाएगा, ठीक है। तो 400 निकल गया तो बन गया 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक इसके लिए जो कोड यूज करते हैं हम लोग लाइव लोड के लिए, लाइव लोड के लिए जो कोड यूज करते हैं एंड विंड लोड के लिए, तो IS 875 पार्ट 3 होता है, विंड लोड के लिए पार्ट 2 होता है लाइव लोड के लिए। तो उसमें ये मेंशन है कि जब आप ट्रस का डिज़ाइन कर रहे हैं तो मिनिमम लाइव लोड आप कितना यूज करेंगे, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और ट्रस के एनालिसिस के लिए जब यूज कर रहे हैं तो रिडक्शन फैक्टर यूज करना होता है इसका 2/3 टोटल वैल्यू का, ठीक है, 2/3 ऑफ 400। तो ये आ जाएगा लगभग 267 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि लाइव लोड जो है ये फार्मूला बेसिक फार्मूला 750 माइनस 20 इंटू थीटा माइनस 10 ये होता है आपको जब जहाँ पर स्लोप एंगल दिया तो जब थीटा 10 से ज़्यादा हो तब, अगर 10 से कम है तो ये वैल्यू 750 का होता है। मिनिमम लाइव लोड जो है ये 400 से नीचे आप नहीं दे सकते हैं, मिनिमम लाइव लोड आपको 400 का यूज करना ही होता है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग है। एंड जब IS कोड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू को पुट करेंगे तो एक रिडक्शन फैक्टर भी यूज करते हैं जो कि 2/3 का होता है। तो हमारे पास जो लाइव लोड मिल गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लिए 267 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए लगेगा। तो टोटल एरिया कितना है मेरे पास, टोटल एरिया है 40 का, 40 टोटल एरिया है। तो कैलकुलेट कर लेते कितना होता है, पहले देख लेते हैं 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 तो आ गया 267, ठीक है, 266.66 आ गया। तो 267 ओवरऑल ले लिए, ठीक है। तो 267 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 10,680, ये हो गया 10,680 न्यूटन में आ गया। तो टोटल लाइव लोड हो गया, ये टोटल लाइव लोड हो गया जो कि इन सभी पैनल्स पे अप्लाई होंगे। अगर आपको पूछता है लाइव लोड एट ईच पैनल, लाइव लोड एट ईच पैनल अगर पूछा जाता है तो फिर क्या करेंगे, 10,680 को हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल पैनल हमारे पास कितना है, टोटल पैनल है 6, नंबर ऑफ टोटल पैनल हमारे पास 6 है। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 6 तो 1780, ये 1780 न्यूटन ईच पैनल पर हो गया। ये कहाँ लगेगा, 5 पैनल पे, यानी कि यहाँ 1780 1780 1780, यहाँ भी 1780, यहाँ भी 1780, यहाँ पे लाइव लोड लगने वाला है। बात करते हैं इस पैनल का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1780 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट यहाँ भी आएगा 1780 डिवाइडेड बाई 2। तो सबको जोड़ेंगे तो 10,680 हमको वैल्यू ये देखने को मिल जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये लाइव लोड भी समझ में आया होगा। तो अब हम फ्रेंड्स अब निकाल चुके हैं, डेड लोड हो चुका है, ये लाइव लोड हो चुका है। अब देखेंगे विंड लोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं विंड लोड वाले पार्ट्स पे। विंड लोड के लिए एक टेबल आपको यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप टेबल यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोफिशिएंट का ये टेबल है। इस टेबल में हमें H/W की वैल्यू जो मिलती है, H होता है कि इसका हाइट जो है बिल्डिंग का, ये हाइट ट्रस का नहीं है, ये हाइट यहाँ का है, ठीक है। ट्रस का हाइट अभी हमको पता है, इसका हाइट भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट अवेलेबल यहाँ पर दिया हुआ है। और स्पैन है 10 मीटर का एंड हाइट टेप जो है ये 5.5 मीटर हमें दिया हुआ है H की वैल्यू। W हो गया टोटल स्पैन इसके। एंड यहाँ पर कुछ डिग्री दिए हुए हैं, थीटा की वैल्यू दिया हुआ कि आपका जो स्लोप एंगल होगा ये कितना होगा। इस स्लोप एंगल पर बेस्ड यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं। इसको कहा जाता है विंड प्रेशर कोफिशिएंट। जब विंड का फ्लो 0 डिग्री पर होता है तब की वैल्यू, एंड जब विंड का फ्लो 90 डिग्री पर होगा तब की वैल्यू। इस एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर एंगल 0, 5, 10, 20, 30 दिया हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन का एंगल इसमें से कोई एक मिल जाता है तब तो आप लकी हैं, आपको इंटरपोलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू को पिक कर सकते हैं। अगर इसके बीच की वैल्यू नहीं है, जैसे आपको एंगल 22 डिग्री दे दिया है, ठीक है, जैसे आपको एंगल 22 डिग्री दे दिया, यहाँ तो 22 डिग्री अवेलेबल नहीं है, तो आपको 22 डिग्री की वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे, 22 है तो 22 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले H/W की वैल्यू आ कितनी रही है। H कितना है हमको, H/W, H हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5.5 एंड W है कितना 10, इसको करते हैं तो 0.55, यानी कि किसके बीच में आ गया, 1/2 और 3/2 के बीच में आ गया। ये 0.5 से ज़्यादा है, 1.5 से कम है। तो देखिए यहाँ पर H/W की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसके बीच में जब हम आए और थीटा हमारे पास है 30, तो 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास विंड प्रेशर कोफिशिएंट CPE की -0.2, -0.5, -0.8 और -0.8। इन चारों वैल्यू को हमें क्या करना होगा, लिख लेना होगा। तो इन चारों वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया। ये टेबल नंबर आप याद रख लीजिए, टेबल नंबर
5 है, जो कि इस क्लॉज 6.2.2.2 पर है। और आप ये आई एस जो है पार्ट 3, IS 878 पार्ट 3 में ये आपको वैल्यू यहाँ पे जा करके देखना होगा। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू को हमने यहाँ पर पिक किया और इन सारे वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या किया, लिख लिया। ये हो गया CPE का। देखिए विंड लोड जो कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जनरल फार्मूला क्या बनता है, विंड लोड के लिए होता है CPE माइनस CPI, ठीक है, इनटू में होता है PZ, यानी कि विंड प्रेशर का जो प्रेशर होता है उसके लिए आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो CPE और CPI का कोफिशिएंट हमने यहाँ पर 4 वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, 4 वैल्यू जो आपको दिखाएं, और 4 वैल्यू के बाद CPI जो है मीडियम परमेबिलिटी के लिए, क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं वैसे कि मीडियम परमेबिलिटी एक लो परमेबिलिटी है, तो नहीं दिया तो आप मान के चलेंगे कि मीडियम परमेबिलिटी है। और CPI की वैल्यू मीडियम परमेबिलिटी के लिए प्लस माइनस 0.5 आपको यूज करना होगा। अगर क्वेश्चन में लो परमेबिलिटी मेंशन है तो आपको 0.2 यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज 0.5, 0.7 जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आपको यूज करना है। ठीक है, लार्ज परमेबिलिटी कर दिया तो आपको करना पड़ेगा 0.7, अगर नहीं है कुछ भी तो आप मीडियम वाला यूज कीजिए 0.5 का। तो CPE माइनस CPI, इसमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगा, प्लस माइनस का है, देखिए एक बार प्लस भी करेंगे एक बार माइनस भी करेंगे, तो इन चारों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को हम लोग को पिक करना होता है। जब मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, देखिए एक बार हम CPE कितना रखेंगे -0.2, CPI कितना रखेंगे, एक बार +0.5 रखेंगे और एक बार -0.5 रखेंगे। मैक्सिमम कौन देगा, मैक्सिमम देखिए हम नेगेटिव साइन से मत सोचिएगा कि यहाँ आ जाएगा -0.3, यहाँ आएगा -0.5, -0.7, तो -0.3 बड़ा है, नहीं, यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। और जो साइन के अलावा, क्योंकि सभी में नेगेटिव है, साइन के अलावा जो वैल्यू मिलता है वो हम माइनस के लिए मायने रखेगा। मतलब -0.2 -0.7 में -0.2 -0.7 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम में कितना मिला, -0.7 मिला। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं -0.3 प्लस 0.5 किए, -0.3 -0.5 की, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन आया, -0.8 आ गया। यहाँ पर आ जाइए -0.8 एंड -0.5, सॉरी प्लस करेंगे, -0.8 एंड -0.5, यहाँ पर मैक्सिमम वाला कौन सा आ गया, मैक्सिमम आ गया -1.3, 8 5 13, एंड सिमिलरली यहाँ -1.3। तो इन चारों वैल्यू में से जो मैक्सिमम आपको दिखा, इन चारों वैल्यू में से, 4 दूनी का 8 वैल्यू में से जो मैक्सिमम होता है उसी को हम लोग को कंसीडर करना होता है। यानी कि CPE माइनस CPI की वैल्यू हमें मैक्सिमम कौन सा मिला यहाँ पर, तो मैक्सिमम 1.3 मिलता है। तो CPE माइनस CPI की वैल्यू हमें मैक्सिमम कितना मिला, -1.3 मिला। अब हमको निकालना है क्या, विंड लोड क्या है, CPE माइनस CPI इंटू में PZ हम जानते हैं क्या होता है, PZ देखिए, PZ होता है 0.6 ऑफ VZ का स्क्वायर, एंड VZ क्या होता है, VZ पहले हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिए कि विंड प्रेशर है, ये बेसिक विंड प्रेशर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये वही फॉर्मूला है। तो VZ होता है आपको क्या, K1 K2 K3 इंटू VB बेसिक विंड स्पीड है, K1 K2 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, एंड K2 की वैल्यू 0.88 है, K3 की वैल्यू अगेन 1 दिया हुआ है, एंड VB क्वेश्चन में मेंशन है कितना, क्वेश्चन में मेंशन है VB दिल्ली का लोकेशन है, और VB हमें दिया हुआ है 47 मीटर पर सेकंड का, तो ये आ गया 47 का। जब इसको कैलकुलेट किए 47 को 0.88 से, तो ये वैल्यू आ गया 41.36 मीटर पर सेकंड में। एंड सिमिलरली जब PZ हमने देखा 0.6 41.36 का स्क्वायर कर दिए, तो ये वैल्यू हमें जो मिला, इसका स्क्वायर करके इंटू 0.6, तो आ गया 1026.38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये वैल्यू आ गया आपका PZ का। इस PZ को हम क्या रखेंगे, इस PZ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है CP माइनस CPI का, ये आ गया -1.3 इंटू PZ आ गया 1026.38। तो ये आपको टोटल कितना मिल गया, टोटल हमें विंड प्रेशर मिल गया 1334.3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, विंड लोड मिल गया न्यूटन में।
ठीक है, मीटर स्क्वायर में था, यहाँ से आ गया, ये हमें क्या मिल गया, विंड लोड मिल गया। तो इस तरह से हम इसका डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। विंड लोड के लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको कोड की अगर ये वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में तो कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज कोड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से 4 कोफिशिएंट की वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा डिपेंडिंग अपॉन थीटा, आपको थीटा पे जो डिपेंड रहता है, ठीक है। उन चारों में जो मैक्सिमम होगा इसके लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ में।